ठीक है, तो अपन लोग अपनी क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने क्लास यहीं पे एंड करी थी और मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे तुम लोगों को। आई गिव यू अ फ्यू क्वेश्चंस एज होमवर्क, राइट? हाँ सुजल बेटा, तो वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लें बच्चों। 4 क्वेश्चंस दिए थे मैंने, ये जो वो 4 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। पहले का आंसर क्या है बच्चों? व्हाट इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन? If ionization energy for hydrogen-like species is 217.6 electron volt and the mass number is 8, then find the number of neutrons. Number of neutrons पूछे थे आपसे, कितना आएगा आंसर इसका? 4. वेरी गुड बच्चों, द आंसर विल बी 4. किस किस का आंसर आ गया था 4? नाइस, गुड 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 गुड। चलो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे आएगा 4 आंसर। सुन लो इस बात को, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या दिया हुआ था देखो बच्चों, क्वेश्चन में आपको आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई थी। आयनाइजेशन एनर्जी के फॉर्मूले से क्या हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल, तो सबसे पहले हम यही करेंगे। देख लो इसको, सॉल्यूशन 1 में गिवन क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी गिवन थी, कितनी गिवन थी? 217.6, 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं और इनको इक्वेट करके हम लोग जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 217.6। यहाँ से जेड स्क्वायर कितना आया था बच्चों, बताओ? इसको सॉल्व करके जेड स्क्वायर कितना आया था? 16। वेरी गुड। और इसको अगर स्क्वायर रूट ले लोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 4। z की वैल्यू 4 है। अच्छा, एक और चीज गिवन थी क्वेश्चन में, a दिया हुआ था आपको, कितना दिया हुआ था? मास नंबर 8। 8। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर मास नंबर पता हो और एटॉमिक नंबर पता हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है a माइनस जेड। पढ़ा था या नहीं? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज a माइनस जेड। आ गया अपना आंसर, a माइनस जेड। 8 माइनस 4 इज 4। दैट इज योर आंसर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये तो ज्यादातर लोगों ने कर लिया होगा। आई होप इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। पहले 4 क्वेश्चन कर लें छायन बेटा, फिर देखते हैं अपन आगे। ओके, कैलकुलेट द सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हीलियम प्लस आयन। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी हीलियम प्लस आयन के लिए, तो हीलियम प्लस आयन का जेड क्या लिखोगे बच्चों? इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या क्या पता चलेगा? जेड क्या लिखेंगे अपन? जेड क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी यानी N2 कितना होना चाहिए, कहां तक पहुंचाना है? N2 इज 3। अब ये दो चीजें अगर पता है, Z पता है, N2 पता है, तो एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। आंसर आ जाएगा, कितना है आंसर आप लोगों का? 48.35। बिल्कुल इसके आसपास आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 35 आएगा या 36, राउंड ऑफ करने के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों। तो मैं इसका भी सोल्यूशन जल्दी से बता देता हूं, देखो इधर। सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो हमको क्या पता है? वी नो Z is 2 and second excited state के लिए n की वैल्यू क्या आती है? 3। N2 is 3। Therefore excitation energy is 13.6 into Z square। फॉर्मूला लिखा था हमने इसका, है ना? फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था? 1 बाय N2 स्क्वायर। यही फॉर्मूला लिखा था, यही लिखा था। बस अब इसमें वैल्यू रख दो। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर हो गया 4 इंटू 1 - 1/3 का स्क्वायर इज 9। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 13.6 इंटू 4 इंटू 8/9। और ये फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट्स में था। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 435.2/9। इफ यू सॉल्व दिस फर्दर the value comes out to be 48.355। वो कंटिन्यूस लिखा रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर आंसर, राइट?
हाँ बेटा, वो क्वेश्चन पहले ये 4 कर लें, उसके बाद और बाकी जो उसके पहले का क्वेश्चन था वो देखेंगे। यही आंसर आया था, ऐसे ही किया था सब लोगों ने। गुड। चलो फटाफट से बाकी 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अपन लोग आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन, फॉर अ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब N2 कितना लेना है? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी के लिए N2 कितना लेना है? 3। चलो एक चीज ये पता चल गई अपने को, N2 3 है। ठीक है, इज फाउंड टू बी, इसकी वैल्यू दे रखी है हमको। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, आर पता करना है। तो आर पता करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? एन और जेड पता होना चाहिए। आंसर बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। एन और जेड पता होना चाहिए। एन तो अपन ने निकाल लिया कि शेल जो है वो थर्ड है सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी के लिए। जेड पता करना है, तो जेड किससे आएगा बच्चों? जेड किसकी वैल्यू से आएगा? एनर्जी के फॉर्मूले से, बिल्कुल। तो अपन क्या करते हैं, देखो अपन लिखना शुरू करते हैं। नहीं बेटा, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेड स्टेट सेम बात नहीं होती, लेकिन पॉइंट इज कि सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी किस स्टेट के लिए होगी? सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो उसकी मदद से हम लिख रहे हैं कि वो लेना है। ठीक है, इधर देखो सॉल्यूशन। तो हमको बोला था सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू दी थी 13.6 इंटू 8/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही दी हुई थी, है ना? इसमें Z हमको नहीं पता है, Z इज नॉट नोन, बट सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी है तो N2 की वैल्यू ले लेंगे हम 3, क्योंकि सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी इज फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट होती है 3। 3 इज योर सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसको अब सॉल्व कर देते हैं। तो एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर 1 - 1/N2 का स्क्वेयर। इसकी वैल्यू दी हुई है हमको क्वेश्चन में, कितनी दी हुई है? 13.6 इंटू 8/9, इसको यहाँ रख देते हैं। तो यू हैव 13.6 इंटू 8/9। तो यू हैव 13.6 इंटू जेड की वैल्यू पता करनी है। 1 - 1/3 का स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 8/9। इसको सॉल्व करोगे तो जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो जेड स्क्वायर कितना आएगा? 1। वेरी गुड। देयरफॉर जेड इज ऑल्सो 1। और अब जेड आ गया तो रेडियस का फॉर्मूला पता है, r इज इक्वल टू r0 इंटू n स्क्वायर बाय z फॉर n इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 1। r0 होता 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 3 का स्क्वायर इज 9/1। इतने एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 4.761। वेरी गुड, 4.761 angstrom. So this is your value for radius of second excited state for this atom, which is your hydrogen atom. ठीक। Net might be slow today a little because at my place today there is no electricity. आज light नहीं है, तो today we are not working on Wi-Fi, we are working on mobile data. तो net might be a little slow. ठीक है, ये नोट कर लिया बच्चों? सबने लिख लिया? लास्ट सवाल पे आ जाएं। हाँ कौस्तुभ बेटा, करेंगे ऐसे ही कुछ करते हैं, लेट्स सी। शुड वी कम टू लास्ट क्वेश्चन? फर्स्ट सॉल्यूशन फॉर अ सेकंड। ठीक है, सॉल्यूशन 1 देख लो जल्दी से, फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे? आंसर तो काफी लोगों ने सही दे दिया है, काफी लोगों ने सही निकाल लिया है। क्वेश्चन 4 वाज सेइंग दैट बाइंडिंग एनर्जी फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब शेल नंबर क्या हो गया? थर्ड एक्साइटेड स्टेट
means N2 is 4, बिल्कुल, of hydrogen like ion is found to be 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उसकी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। तो हमको आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए और आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी के फॉर्मूले में क्या पता होना चाहिए जिससे हमको आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाए? व्हाट इज दी वन थिंग दैट यू शुड नो? जेड, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला जेड पता हो तो आयनाइजेशन एनर्जी आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा से N2 और बाइंडिंग एनर्जी के डेटा से Z निकाल लेते हैं। एक बार Z आ गया तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें, आ जाओ। So this was a solution for question 3. Let's do the solution for question number 4. Question number 4. तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर लिखा था। अब इसमें क्या पता है हमको? N2 पता है, N2 की वैल्यू कितनी है? 4। तो इसको उठा के हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी भी दे रखी है। बाइंडिंग एनर्जी कितनी दी हुई है? बाइंडिंग एनर्जी कितनी दी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दो चीजों को उठा के इस फॉर्मूले में रख देते हैं हम लोग। N2 को यहाँ रख देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी को यहाँ, सॉरी यहाँ रख देते हैं, तो हमको Z की वैल्यू मिल जाएगी। निकाल लेते हैं फटाफट से। तो यू हैव 13.6 इज इक्वल टू 13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो Z क्या आएगा? सीधे सीधे 4 आ जाएगा। और एक बार Z4 आ गया तो आयनाइजेशन एनर्जी भी आ जाएगी डायरेक्टली। देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी इज 13.6 इंटू Z स्क्वायर, दैट इज 13.6 इंटू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आती है ये? 217.6। वेरी गुड बच्चों, दिस इज 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। हाँ, तुम इसको N1 स्क्वायर कह लो या N2 स्क्वायर कह लो या जनरली N स्क्वायर कह लो। ठीक है, जिस लेवल पे होता है इलेक्ट्रॉन उसको N स्क्वायर कह देते हैं। जिस बाइंडिंग एनर्जी के लिए N इज द शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो राइट इट एज N2, N1 और N, व्हाटएवर, इट्स ओके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आयनाइजेशन एनर्जी आ गई। अब इसका अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो तो क्या बताया तुमको? सेम वैल्यू इन वोल्ट्स। बिल्कुल, वेरी गुड बच्चों। देयरफॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, 217.6 वोल्ट्स हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट क्लास में होमवर्क के लिए दिए थे और ये हमने कर लिए। ये नोट कर लिया क्वेश्चन 4। अगर किसी को कोई सोल्यूशन बचा है तो मैं बता दूं, टाइम दे दूंगा। इसको नोट कर लो, सोल्यूशन 4 को। सेकंड या थर्ड में से कुछ बचा होगा तो मैं लिखने का टाइम दे देता हूँ। एक क्वेश्चन और था फ्रीक्वेंसी का, अपन वो भी ऊपर स्क्रॉल करके देख लेते हैं। चलो, क्वेश्चन सेकंड का सोल्यूशन देखना था किसी को, जल्दी से देख लो। फिर देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का कौन सा वाला क्वेश्चन था अपने पास। थर्ड वाला क्वेश्चन देखना है। जल्दी नोट डाउन कर लो, जल्दी से। नहीं राज बेटा, नीट जेई का नहीं हो रहा तुम्हारे लिए। कहाँ से होगा तुम्हारा? तो नीट और जेई 2 साल बाद है ना। तुम्हारा फुल सिलेबस ही रहेगा। इनफैक्ट इस साल की भी सिलेबस में कोई फर्क नहीं आया है। लिख लिया? आवाज कटनी तो नहीं चाहिए। चलो, तो और कौन सा सवाल था देखें जरा ऊपर। इसके पहले हमारे पास एक सवाल पेंडिंग और है जो होमवर्क दिया था। ये वाला।
रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 revolutions of electron, है ना? यही था। क्या आएगा इसका आंसर बच्चों? व्हाट विल बी द आंसर? ए आ रहा है? चलो तो सॉल्यूशन बता दूं फटाफट से, देख लेते हैं ए आएगा या नहीं आएगा। आ जाओ, बता दूं सॉल्यूशन। डी तो शायद नहीं आएगा। देखो देखो मैं बता दूं, बहुत सिंपल है। फ्रीक्वेंसी की रिलेशन आपको बताई थी मैंने एक। देखो 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 जल्दी से बता देता हूँ। क्वेश्चन सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। तो पूछा क्या है अपने से क्वेश्चन में? द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। तो दो अलग अलग चीजें, थर्ड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस है और सेकंड स्टेट ऑफ किसकी है? ये छुप गया, सॉरी। थर्ड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस और सेकंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या करते हैं अपने पास? थर्ड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस और दूसरी तरफ जो है सेकंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ले लेते हैं और इनका रेशियो निकालना था। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था, करते हैं बेटा। उसके लिए कुछ करते हैं, जल्दी से सुन लो, फिर आई विल डू समथिंग फॉर द नेटवर्क। जस्ट लिसन, जस्ट लिसन, जस्ट लिसन। फ्रीक्वेंसी वाज सम कांस्टेंट एफ नॉट इनटू z स्क्वायर बाय n क्यूब लिखा था अपन ने, ये लिखा था। तो दोनों के लिए यूज कर लेते हैं। हीलियम के लिए फ्रीक्वेंसी आएगी सम एफ नॉट। z कितना होता है हीलियम का? z कितना होता है? 2। तो 2 का स्क्वायर 4 और n कितना है यहाँ पे? z is 2, n कितना है? 3। तो 3 का क्यूब क्या आएगा बच्चों? 27। ठीक है, इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट से फ्रीक्वेंसी फॉर हाइड्रोजन अगर लिखेंगे तो सम एफ नॉट इनटू, थैंक्स अमन, थैंक्स। जेड की वैल्यू कितनी है? z1 है और n कितना है? 2 है। तो 1 बाय कितना? 4। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो किस किस का पूछा था हमसे? हीलियम इज टू हाइड्रोजन। तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ हीलियम अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन में एफ नॉट 4/27 अपॉन एफ नॉट इंटू 1/4 कितना आ जाएगा? अच्छा सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी ना, एक सेकंड। क्यूब करना है, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ 4 नहीं आएगा बच्चों, तो ध्यान से देखो, क्यूब करना था, मैंने स्क्वायर कर दिया है। दिस विल बी 8। तो यहाँ 8 आएगा। ठीक है, इनका क्यूब करना है नीचे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये एफ नॉट से एफ नॉट कट जाएगा और एफ नॉट से एफ नॉट कटने के बाद you'll have 4/27 into 8/1। ठीक है, ये 8 ऊपर चला गया, ये रीअरेंज होके आ गया, मल्टीप्लाई कर दो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हीलियम अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन will come out to be 32/27, which is your option number A, your answer। ठीक है, ये आ जाएगा। पुष्कर बेटा, ये उस क्लास में भी बोला था मैंने, तुम लोग क्यों रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछते हो कि एफ नॉट की वैल्यू क्या है। मैंने ये उस क्लास में भी कहा था कि एफ नॉट की वैल्यू अगर जरूरत पड़ेगी तो वी नॉट और आर नॉट की वैल्यू रख के निकाल लेंगे, है ना। तो ऐसे हर चीज की वैल्यू रटेंगे नहीं हम बैठ के, अगर जरूरत नहीं है तो। एफ नॉट की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए हम निकाल के नहीं रखते, वरना फिर निकालनी पड़ेगी बार बार। यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ रही है, रेशो निकालना है। ठीक है, तो जब भी निकालना हो वी नॉट आर नॉट की वैल्यू रख देना तो उनको मिल जाएगा। हाँ वासु बेटा, चिंता मत करो। फॉर्चुनेटली the electricity is back and probably the network will be back in a minute or two. All right. बेटा वी नॉट आर नॉट से कैसे निकालेंगे? तुम लोग क्यों नहीं अपने नोट्स को देखते हो? क्यों नहीं देखते हो? मतलब ये सवाल मुझसे पूछने की जगह यू कुड हैव एक्चुअली सीन इन योर नोट्स।
कि सर ने जहाँ डेरिवेशन करवाया है वहां थोड़ा देखेंगे तो दिख जाएगा। मतलब थोड़ा तो देख लिया करो कि क्या लिखवाया था। कि टाइम पीरियड इज 2 पाई आर नॉट बाय वी नॉट। आर नॉट एंगस्ट्रॉम में रख दो, ये एसआई यूनिट में रख दो, इनकी वैल्यू रख के निकाल लेना वैल्यू। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशन लिख लिया तुम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 7 का, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को। ठीक है, ऑल राइट। एक सेकंड रुको, लेट मी चेक इफ द वाईफाई इज फाइन, आई विल स्विच ओवर टू वाईफाई, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, आई थिंक थिंग्स शुड बी अ लिटिल बेटर नाउ। चलो तो पढ़ना शुरू करते हैं वापस से आगे बच्चों। वी आर बैक विद प्रॉपर नेटवर्क, सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। हम लोगों ने क्लास में अभी तक बोर के लिए फॉर्मूलेस डिराइव कर लिए थे, हमने डेल्टा ई कैलकुलेट कर ली थी। अब हमने जो डेल्टा ई कैलकुलेट की थी और हमने जो डेल्टा ई कैलकुलेट की थी और जो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, इसका यूज हम करेंगे स्पेक्ट्रम को समझने में। तो पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। हमको स्पेक्ट्रम नहीं पता है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो पहले वो समझते हैं स्पेक्ट्रम क्या है। उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम्स की मदद से स्पेक्ट्रम पर कैलकुलेशंस करना सीखेंगे। ये देखेंगे कौन सी एनर्जी का फोटोन निकलेगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। तो किसी को पता है व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम? डज एनीवन नो व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम? रेनबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्ट्रम। बिल्कुल, रेनबो एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रम का, बट स्पेक्ट्रम क्या होता है? बैंड ऑफ 7 कलर्स तो रेनबो है ना बेटा। Scattered light. Basically, whatever you are telling me is or are examples of spectrum. सुन लो, मैं समझा देता हूँ। सुन लो। Splitting of white light से बनता है spectrum, but that is मतलब how will you define spectrum? ये वाली बात तो अभी भी रह जाती है ना। If you split white light तो spectrum बनेगा, लेकिन spectrum क्या है ये तो हमको समझना है। सुन लो एक बार कि क्या spectrum होता है। बेसिकली जब तुम रेनबो देखते हो तो तुमको 7 कलर्स दिखते हैं।
when you look at a rainbow you see 7 colors, है ना? When white light is split, it shows 7 colors. 7 कलर्स हम कहते हैं, वैसे वो कलर्स साथ नहीं होते हैं. इट इज बेसिकली अ बैंड ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स होते हैं, बट हमने उनको ब्रॉड 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है. अब क्या होता है, तुमको वेवलेंथ पता है क्या? वायलेट की वेवलेंथ और रेड की वेवलेंथ क्या रेंज में आती है पता है क्या? वायलेट की लगभग कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास, है ना? से रेड की कहां तक होती है? 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास. बिल्कुल, ये इनकी वेवलेंथ की वैल्यूज है, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं है. यानी कि यहां से अरेंजमेंट जो है दैट इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. दिस अरेंजमेंट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन ही होती है कि एनी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in an increasing or decreasing order of wavelength or frequency. Wavelength or frequency. What this means is कुल मिला के एक अरेंजमेंट होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का किसी ऑर्डर में. वो ऑर्डर वेवलेंथ का भी हो सकता है, वो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का भी हो सकता है, और वो ऑर्डर इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बस एक सीक्वेंस होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस. मैं लिखवाऊंगा, चिंता मत करो. डेफिनेशन आई मेक यू राइट दी डेफिनेशन, अभी समझ लो, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा तुमको. तो इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं. कोई भी ऑर्डर हो, बस एक ऑर्डर होना चाहिए प्रॉपर, या तो वेवलेंथ का या फ्रीक्वेंसी का. अब वेवलेंथ का तो फ्रीक्वेंसी का भी ऑर्डर होगा, वो उल्टा हो जाएगा बस. तो किसी भी एक के हिसाब से अरेंज्ड हो, बट अरेंज्ड हो, तो उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं. दिस इज हाउ यू डिफाइन स्पेक्ट्रम. एंड रेनबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट. रेनबो में हमको सिर्फ विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम मिलता है. हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक लंबी सी रेंज है. कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज उधर से स्टार्ट होता है और इधर माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स तक जाता है, और उसके आगे भी जाता है. तो इट इज अ बिग बिग रेंज, जिसमें से विजिबल लाइट की तो एक छोटी सी रेंज है. तो ये सब हम अभी सीखेंगे, ये हमको सीखना है. तो शुरू करो बच्चों, स्पेक्ट्रम हेडिंग लिखो और उसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करना है तुमको. राइट डाउन दी हेडिंग स्पेक्ट्रम, उसकी डेफिनेशन, और उसके नीचे टेबल बनानी है तुमको. तो जल्दी से बना लो. स्पेक्ट्रम रेंज बताता नहीं है. स्पेक्ट्रम बेसिकली अरेंजमेंट करके रख दो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो उस अरेंजमेंट को स्पेक्ट्रम कहेंगे. तो उसमें रेंज मिल जाएगी तुमको, यू विल गेट दी रेंज, बट दिस इज व्हाट स्पेक्ट्रम इज. ओके, जल्दी से हेडिंग लिखो स्पेक्ट्रम प्रॉपर, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन. द अरेंजमेंट ऑफ ईएम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. उसके टाइप्स की एक टेबल बनाई हुई है हमने, ये टेबल बना लो जल्दी से. फिर इन टेबल में ये डेफिनेशंस को समझेंगे कि क्या क्या चीज क्या क्या बता रही है. लिख लो बच्चों. हाँ वासु बेटा, गुड, वेरी गुड. नहीं प्रेशा बेटा, वो एनर्जी वाला डायग्राम जो था वो स्पेक्ट्रम नहीं है. स्पेक्ट्रम में एनर्जी लेवल जैसा डायग्राम बनाएंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम उसके जैसा बनाएंगे, बट उसमें हम लोग वेवलेंथ्स का यूज करेंगे. उज्जवल, प्रोबेबली एट योर एंड, नॉट इन एट माय एंड नाउ. हाँ अर्पित बेटा, बिल्कुल. अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वजह से अलग अलग बेंडिंग होती है. अभी लिख लो, चैट रिप्लाई नहीं देने हैं. चिंता मत करो आदित्य बेटा, मैं भी दिख जाऊंगा थोड़ी देर में ना. अभी तुम्हें टाइम दिया है लिखने का, तो लिख लो जल्दी. मैं चैट ऑफ ही कर रहा हूँ, रुक जाओ. ठीक है, ये स्पेक्ट्रम लिखो, ये टेबल बनाओ. आधे मिनट बाद अपन बात करेंगे चैट पे. अभी चैट तुम्हारी बंद है.
बना लिया क्या बच्चों? कुछ ने बना लिया, कुछ का बच्चा है। 15 सेकेंड्स मोर, जल्दी करो। 15 सेकेंड और है, जल्दी। कैसी बातें करते हो रमन बेटा? पढ़ाऊंगा ना यार, बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है वो लिखने को बोला, लिखो तो सही, पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। बिना पढ़ाई पहले ही पूछ रहे हैं सर बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है। लिख लिया सबने? हो गए 15 सेकंड तुम्हारे। डिस्क्रीट मतलब कंटिन्यूस नहीं होता बेटा, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग होता है। कंटिन्यूस कंटिन्यूस होता है। चलो, तो ये जो अलग अलग टाइप्स है ना, ये कंटिन्यूस का मतलब क्या है, डिस्क्रीट का मतलब क्या है, बैंड स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, और कब एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा, कब एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा, ये डिस्कस कर लेते हैं। एक बात बताओ मेरे को, रेनबो जो होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए या डिस्क्रीट? तुम्हें क्या लगता है? रेनबो जो होता है वो कंटिन्यूस होना चाहिए या डिस्क्रीट? तो आधे बच्चे कह रहे हैं कंटिन्यूस, आधे बच्चे कह रहे हैं डिस्क्रीट। मतलब थोड़ा सोचो ना यार, रेनबो में तुमको गैप्स दिखते हैं क्या? मतलब ऐसा होता है क्या कि ये रेड कलर है, फिर इसके बाद गैप आ गया, यहाँ पे खाली जगह आ गई, फिर कोई और कलर है, फिर गैप आ गया, ऐसा होता है क्या? कंटिन्यूस होता है ना भाई। वायलेट से लेके रेड कलर के बीच में कंटिन्यूस कलर्स होते हैं। कहीं गैप दिखता है क्या तुमको बीच में? तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाएगा ना। लॉजिकल सी बात है भाई, जो जिसमें कहीं कोई गैप नहीं है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसमें गैप आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा? जिसमें गैप आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट, बिल्कुल। चलो, तो लिखो सबसे पहले नंबर वन, एमिशन स्पेक्ट्रम। ये एक्सपेरिमेंट तुमने पढ़ा होगा, अब आई डोंट नो तुमने कभी किया या नहीं किया, बट अगर तुम व्हाइट लाइट को, सन की लाइट को एक प्रिज्म से पास कर दो तो इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर्स। और इसको अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे इमेज करोगे तो रेनबो जैसा इमेज तुमको यहां मिल जाएगा। दिस बैंड विल लुक लाइक अ रेनबो। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल होगा, है ना? तो जल्दी से इसको लिख लो, राइट दिस डाउन। बिल्कुल पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा स्पेक्ट्रम में आपको लिखना ज्यादा पड़ेगा। फिर क्वेश्चन करेंगे तो फिर थ्योरी नहीं रहेगी, फिर मतलब बहुत टाइम तक क्वेश्चन ही चलते रहेंगे, फॉर्मूला इन क्वेश्चन, बट थोड़ा स्पेक्ट्रम में लिखना ज्यादा पड़ेगा। हाँ प्रेशा बेटा। शशांक क्या पूछ रहे हो? अरे वाह, वेरी गुड अर्पुत। डबल रेनबो देखा है तुमने? कम देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, ये जल्दी से लिखो। नंबर वन, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है वो लिखा हुआ है, और उसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है वो बताया हुआ है। तो सन इज बेसिकली एमिटिंग व्हाइट लाइट। तो किसी सोर्स से जब लाइट निकलती है और उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसको एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रम इज व्हेन देयर इज सम एमिशन फ्रॉम सम प्लेस और उस एमिशन का डायरेक्ट स्पेक्ट्रम बना देते हैं, तो क्या कहलाएगा वो? एमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे सन इज एमिटिंग लाइट और उस व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम तुमने बनाया था स्कूल में, अगर एक्सपेरिमेंट किया था तो, या अगर कभी एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये स्पेक्ट्रम बनेगा। चलो जल्दी से बना लो, लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तनीषा बेटा, आवाज तो प्रॉपर आनी चाहिए यार। मतलब आई थिंक it should be some problem at your end, not at my end now. The network is fine. क्लास के एंड में बता दूंगा, मैंने सेटअप में भी कुछ अपग्रेडेशंस कर दिए थे तुम लोगों के लिए, तो इट शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम एट ऑल।
थैंक्स फॉर द रिप्लाई श्रेय ने प्रियांशु, फीडबैक के लिए थैंक्स के आवाज क्लियर है, थैंक यू। हाँ जलज बेटा, पूरा लिखना है, इतनी देर से कह तो रहा हूं मैं, लिखो जल्दी। हाँ सुजल बेटा, क्लास के एंड पे बता दूंगा कुछ कुछ अपडेट्स। डायग्राम बनाना है बच्चों, बिल्कुल डायग्राम बनाना है। 1 मिनट में बना लोगे ना? घड़ी से 1 मिनट दे दूं? चलो, it's exactly 4:46 in my watch, I'll see. तो बच्चों 1 मिनट हो गया, लिख लिया तुम लोगों ने? नहीं लिखा? चलो 30 सेकंड और वेट कर लेता हूँ, जल्दी करो जल्दी करो करो। अच्छा चलो 1 मिनट और है, फटाफट, आई एम वॉचिंग ऑन द क्लॉक, जल्दी, 1 more minute। बिल्कुल डायग्राम बनाना है बच्चों, कितनी बार पूछोगे एक ही बात? गीत हेडफोन लगा के सुना करो क्लास को, ईयरफोन लगाया करो। अरे लक्ष्य बेटा, स्पेक्ट्रा जो है वो स्पेक्ट्रम का प्लूरल होता है। हाँ स्नेहा। चलो भाई, हो गए तुम्हारे 2 मिनट भी हो गए, अब तो लिख लिया होगा सबने। कितना वेट कराओगे यार? बिल्कुल गर्व बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन लोग। वी आर एक्चुअली स्टडिंग फिजिकल केमिस्ट्री। चलो तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, जहां पर किसी सोर्स से जब लाइट निकलती है, उस लाइट को डायरेक्टली हम स्प्लिट कर लें, अगर अगर हम उस लाइट को डायरेक्टली स्प्लिट कर लें और फोटोग्राफिक प्लेट पे देखें कि कैसा उसका इमेज बन रहा है, तो जस्ट अ मिनट। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी किसी सोर्स से लाइट एमिट होती है, उस एमिटेड लाइट को अगर आप किसी प्रिज्म के थ्रू पास करा दो, तो वो स्प्लिट हो जाती है अकॉर्डिंग टू इट्स फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट अलग अलग चली जाती है, अलग अलग एंगल से बेंड होती है, और फिर उसकी इमेज आप ले लो फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो आपको इमेज कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। व्हाइट लाइट की इमेज यहाँ पे बनाई हुई है, इसको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन इज रिलीज ऑफ समथिंग,
तो रिलीज का डायरेक्ट स्पेक्ट्रम बनाओगे तो एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब बनेगा? अच्छा, ये जो स्पेक्ट्रम बना ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल था, यहाँ कोई गैप्स नहीं थे, रेनबो इसका एग्जांपल था। स्लिट का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत सारी लाइट आ रही होती है तो अपन एक ऐसा बड़ा सा पीस लेते हैं, उसमें सब जगह रेजिस्टेंस होता है, एक छोटी सा गैप होता है ओपनिंग, ये छोटी सी ओपनिंग होती है, तो इसको स्लिट कहते हैं। जो बाकी लाइट को रोक देगा और सिर्फ छोटे से गैप से लाइट को बाहर जाने देगा, उसको स्लिट कहेंगे। व्हाट इज फोटोग्राफिक प्लेट? क्या बात कर रहे हो तुम लोग, फोटोग्राफिक प्लेट नहीं पता? सही में नहीं पता? हाँ, व्हाइट लाइट हैज मेनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं उसमें। अब तुम लोगों को डिजिटल इमेजेस की बारे में पता है, इसलिए फोटोग्राफी प्लेट नहीं पता। तुमने पुरानी मूवी कैमरास या रील्स देखे हैं? मतलब इमेजेस में देखे होंगे प्रॉब्ली। तो दोज वर एग्जांपल्स ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। ऐसी चीजें हैं जो इमेज का इंप्रेशन अपने आप पे ले लें, उनको फोटोग्राफिक प्लेट्स कहते हैं। तो जैसे पुराने कैमरास जो होते थे, फोटो कैमरास भी जो होते थे पुराने, उनमें बेसिकली एक रील हुआ करता था। तो दैट रील यूज्ड टू कंटेन अ लॉट ऑफ फोटोग्राफिक सेक्शंस, जिसपे वो इमेज को इम्प्रिंट कराता था, फिर उसको इमेज को डेवलप किया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिव्स होते थे, बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। और भी बहुत तरीके की फोटोग्राफिक प्लेट्स हो सकती हैं, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में समझा देता हूं, उसके बाद लिख लेना बच्चों। देखो, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में दो कैटेगरी लिखी थी हमने, बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सुन लो सुन लो सुन लो, मैं समझा रहा हूँ। आपके एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, उसको एनसीईआरटी में देख भी लेना आज घर जाके। तो बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये पूरा जो सेक्शन था, ये मान लो विबग्योर होता है, VIB से लेके रेड तक होता है पूरा सेक्शन। इसमें फॉर सम रीजन बीच बीच में कुछ खाली गैप्स आ जाए, जैसे यहाँ पे कुछ कलर मिसिंग हो जाए, यहाँ पे कुछ कलर मिसिंग हो जाए, तो क्या होगा? अब पहले पूरा कंटिन्यूस बैंड था वायलेट से लेके रेड तक का, अब आपके सेक्शंस हो गए बैंड्स के। आपके पास यहाँ सेक्शन है मे बी लेट्स से रेड और येलो का, और लेट्स से ये सेक्शन है वायलेट और इंडिगो का। मान लो यहाँ ब्लू ब्लू की कुछ लाइनें गायब हो गई, तो वायलेट इंडिगो प्रेजेंट है, ब्लू गायब हो गया, ग्रीन येलो प्रेजेंट है, ऑरेंज गायब हो गया, रेड प्रेजेंट है। और वही पूरा कलर नहीं, उसके कुछ बैंड्स। तो अगर कुछ बैंड्स में से बीच बीच में लाइन मिसिंग हो जाएंगी, तो आपके छोटे छोटे बैंड्स बन जाएंगे, तो डिस्क्रीट में ये बैंड स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल बैंड्स हैं और बीच में कुछ कुछ लाइनें गायब हैं, तो ये डिस्क्रीट है क्योंकि लाइंस गायब हैं, लेकिन उसको बैंड स्पेक्ट्रम अभी भी कहेंगे। अब डिस्क्रीट में लाइन स्पेक्ट्रम कब होगा? जब आपके पास ज्यादातर लाइनें गायब ही हो जाए, जैसे रेनबो हो ही ना, ऐसा हो कि विबग्योर में जैसे आपके पास बड़ा सा बैंड जो था, अब इसमें सब जगह ब्लैक हो, सिर्फ आपको कोई कोई कलर की लाइन मिले, जैसे वायलेट की एक लाइन है, फिर बहुत सारा गैप है, फिर लेट्स से ग्रीन की एक लाइन है, फिर बहुत सारा गैप है, फिर येलो की लाइन कोई है, फिर बहुत सारा गैप है, फिर रेड की एक लाइन है। तो लेट्स से यू हैव वायलेट, ग्रीन, येलो, रेड, और बीच में गैप्स हैं बहुत सारे, बाकी सारे डार्क स्पेसेस है। तो ये जो हो जाएगा, ये लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। बिल्कुल, इसका मैं एनसीईआरटी वाला इमेज भी दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग ये बना लेना। एनसीईआरटी वाला डायग्राम मत बनाना, वो बन नहीं पाएगा। बिल्कुल बारकोड जैसे कह सकते हैं, बारकोड इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। देखो बच्चों, इधर देख लो, ये सिर्फ बैंड और लाइन में फर्क दिखा रहा हूँ। ये जो है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है, दिख रहा है? इसमें बाकी सब जगह ब्लैक है, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कलर्स की लाइंस दिख रही हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। हाँ, लाइट नहीं होती तो ब्लैक होता है, ब्लैक इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, और इसी के नीचे देखोगे, इसी के नीचे देखोगे तो ये कहलाएगा बैंड स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें देखो बैंड दिख रहा है पूरा कलर का, लेकिन बीच में एक छोटे सा गैप आ गया, फिर पूरा बैंड है, फिर एक गैप आ गया, फिर पूरा बैंड है। तो दिस इज बैंड स्पेक्ट्रम, लेकिन डिस्क्रीट वाला। दिस इज डिस्क्रीट बैंड स्पेक्ट्रम,
और ये जो है ऊपर वाला, दिस इज डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब फीलिंग आ गई, समझ में आ गया, तो अपन अब लिख लेते हैं इसको। एब्जॉर्प्शन एमिशन तो बता दूंगा, अभी तो मैं बैंड का एग्जांपल दे रहा था। मैं एब्जॉर्प्शन एमिशन क्यों है वो सब अभी समझेंगे, अभी सिर्फ बैंड और लाइन में फर्क समझ लो। ठीक, चलो अब फटाफट से बैंड और लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद अपन एमिशन एब्जॉर्प्शन को समझेंगे। एब्जॉर्ब एमिशन तो समझ लेते हैं, एब्जॉर्प्शन समझेंगे। चलो जल्दी से बनाओ इसको, डायग्राम को। बेटा बैंड स्पेक्ट्रम लाइट से नहीं बनेगा, ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ही बनेगा बैंड स्पेक्ट्रम, वो अपन देखेंगे। कोई बात नहीं प्रथम, तुम्हें तब बताना चाहिए था जब मैं समझा रहा था। अगर नहीं समझ में आया तो आज एनसीईआरटी में बता दूंगा कौन से पेज पे देखना है, तुम जाके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी तुम फटाफट से लिख लो, जल्दी से लिख लो। डायग्राम भी बना लेना बच्चों इसका, यू हैव टू मेक द डायग्राम। ऋतिका बेटा डिस्क्रीट मतलब वही जिसमें गैप्स हो, जिसमें मिसिंग लाइंस हो, वो डिस्क्रीट हो गया। A discrete spectrum is the one which has some missing lines in it, or which has some missing frequencies in it, which is not continuous, is a discrete spectrum. ठीक है, इसको लिख लो। अभी जब इस अपन स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन पर अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा कैसे, कि एक्चुअली डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है या क्यों बन रहा है, और चीजों के कलर क्यों तुम्हें दिखते हैं। दीवार पे जो कलर होते हैं उसका एक छोटा रीजन, पूरी तरह तो नहीं समझा पाएंगे अभी क्योंकि तुमको और ही बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बट कुछ बेसिक रीजन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किसी चीज का कलर हमको जो दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है या किस तरीके से दिखता है। स्नेहा बेटा भी आ जाएगा समझ में, आप अभी जब स्पेक्ट्रम समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ओरिजिन का मतलब क्या है। जल्दी से लाइन स्पेक्ट्रम बना लो बच्चों। अभी भी तुम्हारी लास्ट लाइन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम लिखना रह गई थी, कैसी बातें कर रहे हो यार, लो जल्दी लिखो। इसमें कम ही लिखना है, 30 सेकेंड्स दूंगा मैं इसको लिखने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी है, समझ में तब आएगा जब अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे आएंगे, उस पर कैलकुलेशन करेंगे, तब आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। ये तो सिर्फ डेफिनेशंस और डायग्राम्स हैं, तो इनको लिखना जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देम। वंस वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देम यू विल अंडरस्टैंड देम। बिल्कुल, दोनों में फोटोग्राफिक प्लेट्स है बेटा। कर दिया बेटा गीत, और कितना। नहीं सुजल बेटा, ऐसा नहीं होगा, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं स्पेस हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। दिख सकता है युक्ति,
लाइन स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल से भी दिख सकता है, वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल कितने बड़े या छोटे हैं। अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किससे लाइन मिलेगा और या क्यों लाइन मिलेगा और क्यों बैंड मिलेगा। लिख लिया सबने? दिव्यांश बेटा, ये हम एमिशन के अंदर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एमिशन में हमको लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। इन एमिशन वी गेट टू सी लाइन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में जनरली बैंड मिलता है, इसीलिए लिख रहे हैं। चलो लिख लिया? ओके, अब देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और थोड़ा सा अब समझना शुरू करते हैं कि कब तुमको मिसिंग लाइंस मिलेंगी या किसी चीज का कलर क्यों कैसा दिखता है। सुनो 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 इस बात को। इतना बेसिक पता है तुमको कि कोई चीज कलर्ड कब दिखती है या कोई चीज व्हाइट कब दिखती है? डू यू नो दिस? अच्छा, इफ यू सी व्हाइट कलर तो व्हाई डू यू सी व्हाइट कलर, या व्हाट डज सीइंग व्हाइट कलर मीन एक्चुअली? बेसिकली जो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम की रेंज है बच्चों, मैं समझा देता हूं। ये जो हमने स्प्लिट किया था ना अभी, जो रेनबो बना था, तो जब कोई चीज सारे वेवलेंथ्स 4000 से 7000 का जो रेंज होता है वो सारी वेवलेंथ्स को अगर रिफ्लेक्ट कर दे या पास होने दे, रिफ्लेक्ट करेगी तो व्हाइट दिखेगी, पास होने देगी तो ट्रांसपेरेंट दिखेगी। तो जैसे ये व्हाइट दिख रहा है तुमको, इसका मतलब क्या है कि लाइट इस पे पड़ रही है, यू लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस, और फिर कैमरे तक जाने पे क्या हो रहा है कि वो सारी वाइट सारी रेज जो इस पे पड़ रही है उनको उस पे भेज रहा है। ऑलमोस्ट सारी, 100% तो नहीं भेजता। तो अगर वो सारी रेस को भेज रहा है, किसी भी कलर की रेस को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अपने पास नहीं रोकेगा, तो वो व्हाइट दिखेगा। ठीक है? देन समथिंग विल लुक ब्लैक। समथिंग विल लुक ब्लैक अगर वो कुछ भी लाइट को आपके पास जाने नहीं देगा। ठीक है? अगर लाइट इस पे पड़ रही है और वो सारी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और आप पे नहीं जाने दे रहा, तो वो ब्लैक दिखेगा। तो अगर सारी वेवलेंथ्स आप तक पहुंचती हैं आंखों तक, तो वो व्हाइट दिखती है। अगर सारी वेवलेंथ नहीं पहुंचती, कोई भी वेवलेंथ नहीं पहुंचती, तो वो ब्लैक दिखती है। अब अगर कुछ वेवलेंथ पहुंचती हैं और कुछ नहीं पहुंचती हैं, जैसे अगर आपके पास कुछ है और इस पे से सिर्फ ऑरेंज या रेड कलर के आसपास की वेवलेंथ टकरा के आपके कैमरा तक जा रही है, आपकी आंखों तक जा रही है और बाकी सभी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये आपको ऑरेंजिश या रेडिश दिखेगा। तो जो वेवलेंथ आप तक आती है वो कलर आपको दिखता है, और जो आप तक नहीं पहुंचती वो कलर आपको नहीं दिखता है। दिस इज हाउ यू सी थिंग्स, दिस इज हाउ यू सी कलर्स। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा? बिल्कुल वैभव, इसलिए रात समझ में आपको लाइट कलर्स पहनने को बोला जाता है क्योंकि वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। डार्क कलर्स पहनने को मना करते हैं कि सन में ब्लैक कलर की चीजें ज्यादा गर्म होती हैं क्योंकि दे एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस। ओके, ठीक है। अब सुनो, इसका लेना देना क्या है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन से क्या लेना देना है, सुनो। तो कुछ मटेरियल होते हैं जो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे और जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करेंगे उसके हिसाब से उनका कलर दिखेगा। जैसे अगर मैं डायरेक्ट व्हाइट लाइट लेता हूं और यहाँ पे ये NaCl अभी नहीं होता है ना, अगर NaCl नहीं होता, डायरेक्ट वायलेट जाती और इसका एमिशन को फोटोग्राफिक प्लेट पे बनाते, तो हमको सारे कलर मिलते, पूरे रेनबो जैसा इफेक्ट मिल जाता। ये तुमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अभी बात की थी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की, बिल्कुल की थी हमने। हाँ, लेकिन अब हमने क्या किया, व्हाइट लाइट और प्रिज्म के बीच में कुछ रख दिया, NaCl सॉल्यूशन। हमने कुछ NaCl सॉल्यूशन रख दिया। तो NaCl सॉल्यूशन क्या करता है कि इसमें बहुत सारी वेवलेंथ आ रही हैं, 4000 से 7000 रेंज में बहुत सारी, 3000 के आसपास वेवलेंथ्स हैं। उनमें से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। दिस विल एब्जॉर्ब अ फ्यू वेवलेंथ। अच्छा, जो वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब कर ली वो वेवलेंथ यहां मिलेगी क्या तुमको? नहीं मिलेगी, तो वो वेवलेंथ हो जाएगी मिसिंग। तो अब जो स्पेक्ट्रम बनेगा, ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा, ये कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें कुछ लाइनें होंगी गायब, इसमें कुछ लाइनें होंगी गायब क्योंकि वो लाइनें किसने एब्जॉर्ब कर ली? इसने। एब्जॉर्ब क्यों करता है वो बाद में बात करेंगे। देखो एक बार में एक चीज जो समझा रहा हूं पहले उसको समझो। क्यों एक बार में सारा नहीं आएगा? अभी तक तो तुमको ये भी नहीं पता था कि चीजों के कलर क्यों दिखते हैं।
तो वन थिंग एट अ टाइम। अगर एब्जॉर्ब करेगा तो वो नहीं मिलेगा, तो इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। जो यहाँ पे हो रहा था, देखो जो यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे क्या हो गया, कुछ कुछ लाइनें गायब दिख रही हैं पर्टिकुलर, तो क्या किया, ये ढेर सारी लाइनें थी बहुत सारे अलग अलग कलर की, उसमें से कुछ पर्टिकुलर लाइंस एब्जॉर्ब हो गई। अब कौन सी लाइन एब्जॉर्ब हुई ये हम निकालना सीखेंगे, ये इस चैप्टर में ही सीखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो कौन सी पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। हम वो वेवलेंथ भी कैलकुलेट करेंगे, तुम बता पाओगे कि ये वेवलेंथ की लाइट हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों करेगा तो वो समझेंगे वहीं पे, लेकिन करेगा तो वो लाइनें गायब हो जाएंगी, ये बात समझ में आती है। तो इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं कि यहां से लाइट आनी थी, उसका स्पेक्ट्रम बनना था, लेकिन बीच में इसने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। एमिशन में कुछ भी नहीं रखा था बीच में, सिर्फ एमिट हुई लाइट, उसको पास करा दिया, तो एमिशन स्पेक्ट्रम था। यहाँ कुछ एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब होने के बाद जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इतना समझ में आता है? क्यों हुआ ये अपन बात करेंगे। तो इसको लिख लो फटाफट, डायग्राम बना लो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अपन इन सब के रीजंस डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सी वेवलेंथ गायब हो रही है, उसकी वैल्यू क्या है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सब सीखेंगे। ठीक है, अभी तो पहले बेसिक समझ जाए कि चीज क्या है, फिर वो चीज वैसी क्यों है उसको डिस्कस करेंगे अपन। फटाफट से लिख लो बच्चों, राइट इट डाउन। द स्क्रीन इज क्लियर फॉर यू नाउ, एवरीथिंग शुड बी विजिबल। अर्पित बेटा, वो क्यों एक टी शर्ट में अलग अलग कलर, क्योंकि वो अलग अलग जगह से अलग अलग कलर की लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, NaCl की जगह कुछ और रखोगे तो कुछ और एब्जॉर्ब करेगा। हर एलिमेंट अलग अलग टाइप की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, ये भी अभी क्लियर हो जाएगा आपको। बेटा अर्पित, टी शर्ट में कलर्स होते हैं ना, मटेरियल का अकेले का कलर नहीं होता, दीवार का कलर तो ब्राउन होता है, फिर उस पर तुम रंग पोत देते हो कि नहीं पोत देते हो। एक दीवार को ग्रीन कर दिया, एक को ब्लू कर दिया, तो वो कलर भी तो मटेरियल है। अभी फटाफट लिखो, डायग्राम बनाओ, जिससे आगे बढ़े। रैंडम सवालों पे नहीं बात करेंगे हम, अभी बहुत टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग। बिल्कुल रीजन डिस्कस करेंगे बेटा। स्पेक्ट्रोस्कोप बेटा डिवाइस होता है जो वेवलेंथ्स को डिटेक्ट करता है कि कौन कौन सी वेवलेंथ आ रही है, उसको डिटेक्ट करने वाले डिवाइस को स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। जल्दी लिख लो, मैं बाकी के अभी थोड़े रैंडम सवालों के जवाब नहीं दूंगा, टू फोकस ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ओके, कभी कभी तुम लोग ना सवालों को पूछने के चक्कर में कुछ भी पूछते हो ना, थोड़ा भावनाओं में बह जाते हो तुम लोग, ये सवाल पूछना है बस। अरे अर्पित, कितनी बार बताओगे कि आईसीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर किया? तुम आईसीएससी में थे क्या अर्पित? हाँ वो हाँ वो है। चलो, तो आईसीएससी का रिजल्ट आ गया, तो आईसीएससी वाले बच्चों को थोड़ी शांति मिल गई होगी कि जो आना है वो आ गया। अरे वाह, वेरी गुड दानिश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दैट इज क्लोज टू व्हाट आई गॉट इन माय 10th क्लास। जयराज, गुड गुड।
एक तो रैंडम सवाल मत पूछा करो सिर्फ इसलिए पूछने के लिए कि सर से कुछ सवाल पूछना जरूरी है। कलर ब्लाइंडनेस पढ़ोगे तुम बायो में, आईसीसी वालों ने तो पढ़ ली होगी, क्लास 10th में पढ़ा देते हैं कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। अरे वाह तनिषा, वेरी गुड। अरे मैं 10th में पढ़ता पढ़ता नहीं था, तुम कहाँ मुझसे परसेंटेज पूछ रहे हो 10th के यार। लिख लिया अभी तो ये बताओ जल्दी से, लिख लिया? 30 सेकंड और दे रहा हूँ, जल्दी लिखो। 30 seconds मोर। चलो बच्चों, तो लेट्स मूव अहेड। So this was about absorption spectrum। ये मैंने डायग्राम तुमको दिखा दिया। यही फर्क है, देखो मैं समझा भी देता हूँ एक बार इसको, कि कोई सैंपल लिया तुमने, इससे लाइट एमिट करी, फिर स्पेक्ट्रम बनाया, तो इसको कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। किसी चीज से लाइट एमिट हो रही है और बीच में कुछ नहीं रखोगे, डायरेक्ट स्पेक्ट्रम बनाओगे तो एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा। ठीक है? अरे लिखना बचा है? अरे जल्दी करो, चलो जल्दी करो, टाइम खत्म करा दोगे तुम, जल्दी करो। वेटिंग फॉर 30 seconds मोर। लिख लिया? हाँ तो बस अब इधर सुन लो, बाकी फिर बाद में देख लेना तुम। अब सुनो सुनो, जब भी किसी चीज से लाइट एमिट होती है, उस लाइट को डायरेक्टली प्रिज्म से पास करके अगर स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसका एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। लाइट किसी चीज से निकली, उसके बीच में हमने कुछ रख दिया जो लाइट को एब्जॉर्ब करे या कुछ पार्ट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करे, फिर प्रिज्म से पास किया, तो जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। इसको आज एक बार, बिल्कुल मान्य बेटा आई कैन, इसको आज एक बार देख लेना घर पे जाके ध्यान से, और थोड़ा रीड भी करना एनसीईआरटी से। ठीक है? उसमें बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। ओके, अब हमको मेन काम जो करना है उस पे आता है, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या करते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम बनाना है अगर किसी चीज का, तो हमारा एम क्या है सुनो। एमिशन स्पेक्ट्रम है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम अगर किसी चीज का बनाना है तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि उससे लाइट एमिट होनी चाहिए और उस लाइट को हम प्रिज्म से पास कर देंगे। तो हमको क्या चाहिए कि हाइड्रोजन से लाइट एमिट कराएं और उस लाइट को इस प्लेट पे डाल दें, फोटोग्राफिक प्लेट पे, फिर देखेंगे कौन कौन सी वेवलेंथ हमको मिल रही है। तो जो वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कहलाएगा क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा तुम लोगों को एक बात और मैं पूछ लेता हूँ, तुम लोगों को थोड़ा और रिलेट हो पाएगा। तुम लोगों ने पुरानी स्ट्रीट लाइट्स देखी, येलो कलर की हुआ करती हैं, जो पुरानी, आजकल तो एलईडी लगती हैं, बट पुराने बड़े बड़े बल्ब हुआ करते थे, ओवल शेप को, येलो हुआ करते थे, उनको कुछ कहते भी थे, सोडियम लैंप्स, नाम सुना है? सोडियम लैंप्स। टंगस्टन तो, टंगस्टन बल्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, पुरानी स्ट्रीट लाइट, टंगस्टन में तो वायर होता था, सोडियम लैंप्स होते थे। बिल्कुल सोडियम लैंप्स। तो बेटा सोडियम लैंप्स का कलर येलो होता था, याद है? और यहाँ पे तुमने कुछ लिखा था कि डार्क लाइंस इन येलो रीजन। तो बेसिकली होगा क्या कि एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उनके कुछ पर्टिकुलर कलर्स होते हैं जिनको वो एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम बनाओगे, इसमें कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ है। अब तुम कहीं से भी हाइड्रोजन का सैंपल ले लो, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ ही एमिट या एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे ही हाइड्रोजन की जगह तुम कोई और गैस ले लोगे। इनफैक्ट चलो मैं तुमको एक और बहुत अच्छा एग्जांपल आता हूँ। तुमने ग्लो साइन बोर्ड्स देखे हैं, जैसे कुछ वर्ड्स लिखे रहते हैं ग्लास पाइप से, नियॉन गैस के। हाँ, तो नियॉन गैस का कलर साइन अलग होता है
और आर्गन गैस का अलग होता है। तो ग्लो साइंस जो है, हाँ बिल्कुल, वो जो कह रहे हो लास वेगस जैसे पुराने टाइम पे उसमें साइंस लिखे रहते थे, चमकते रहते थे, है ना। तुम अगर शायद एलन के किसी कैंपस पे आओगे तो तुम्हें उसका भी बोर्ड लगा दिख जाएगा, उसमें नियॉन लैंप्स का यूज होता है। तो अलग अलग एलिमेंट्स जो है वो अलग अलग कलर एमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, और ये उनकी प्रॉपर्टी होती है। अब वो कौन सा, वो उनका बेसिक कलर नहीं होता, उनको एनर्जी देने पे वो कलर एमिट करते हैं वो। तो ऐसे ही हाइड्रोजन भी कुछ कलर एमिट करेगा, कौन से कलर एमिट करेगा ये हम निकालना सीखेंगे। बट एवरी एलिमेंट विल हैव अ पर्टिकुलर वेवलेंथ टाइप्स जो वो अपना एब्जॉर्ब या एमिट करता है। तो हाइड्रोजन के लिए ये क्या वेवलेंथ होती हैं, ये वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमको सीखना है। कि हाइड्रोजन का अगर कोई पूछे हमसे कि हाइड्रोजन कौन सी वेवलेंथ एमिट करेगा, उन वेवलेंथ की वैल्यू बता दो, तो ये तुम बता पाओगे अपनी क्लास पढ़ने के बाद। तो हाइड्रोजन को एमिशन स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सुन लो फिर इसको लिख लेना। हाइड्रोजन को हम एक्साइट करते हैं, वी अप्लाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगाते हैं, इसको हम एनर्जी देते हैं। इसको एनर्जी देने पे इसमें से कुछ लाइट एमिट होती है। इस एमिटेड लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करेंगे तो अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग एंगल पे आ जाएंगी। उनको फोटोग्राफिक प्लेट पे लेके जब हम देखेंगे तो ये जो हमको दिखेगा इसको हम क्या कहेंगे, दिस विल बी नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। और हम इसकी वेवलेंथ सब कैलकुलेट करेंगे, सीखेंगे कि इसमें जो जो वेवलेंथ की लाइट हमको दिखने वाली है उसकी वेवलेंथ हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ये हमको सीखना है। तो इसको फटाफट से बना लो, फिर वील मूव ऑन टू कैलकुलेशंस। अभी कराता हूं, मैं कैलकुलेशन कराता हूं तो आपको भी समझ में आएगा। ये हम हाइड्रोजन के लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोर का मॉडल जो है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए एक्सप्लेनेशन देता है। तो बोर के मॉडल पे जो हमने फॉर्मुलेज अभी निकाले थे एनर्जी के, उससे हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ निकाल सकते हैं, लिथियम की नहीं निकाल सकते। मतलब एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो कर सकते हैं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बोर के मॉडल में हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम समझा पाएंगे, उसके कैलकुलेशंस कर पाएंगे, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से इसको बना लो। क्वेश्चंस इसके अगले वाले पार्ट पे आते हैं तो आपको समझना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं आज आपको कुछ रीडिंग असाइनमेंट भी दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी से थोड़ा रीड करोगे तो आपको स्पेक्ट्रम की थोड़ी फील आएगी, क्योंकि एकदम ही नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। हिमांशी बेटा, Li2+ के लिए वैलिड है। हाँ स्नेहा बेटा, ये सब सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड है। जब तक बोर का मॉडल या उसका एप्लीकेशन चल रहा है, ये सब सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए है। जैसे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे आएंगे तो वो फिर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए हो जाएगा। अरे दिव्यांश सिंह बेटा, अभी तो कहा मैंने, अभी कैलकुलेशन करेंगे तो खुद ही दिख जाएगा आपको कि लाइन क्यों बन रहा है। कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा। थर्टी सेकेंड्स और हैं आपके पास बेटा, इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए जल्दी से करो। अरे लिखा हो जाएगा प्रथम, कोई रोबोट की जरूरत नहीं है, लिखो लिखो। इतना लंबा भी नहीं है, बस डायग्राम बनाना है और लिखना, 2 लाइन ही तो है। राज बेटा, इस सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको एक ही बात। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस। नहीं स्नेहा बेटा, आई एम ओके, जस्ट अ लिटिल एलर्जिक, नथिंग मोर।
लिख लिया? हो गए तुम्हारे 30 सेकेंड्स बच्चों, लिख लिया? अरे रे जल्दी करो, जल्दी करो, फिनिश इट फास्ट। थोड़ा और बता दूं मैं, उसके बाद फिर अगली क्लास के लिए होमवर्क दे दूंगा मैं तुमको। हाँ लिखो लिखो, जल्दी लिखो, वेट कर रहा हूँ 10 सेकेंड और। हाँ श्रेय। नहीं जयराज, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, थोड़ा पढ़ोगे तो जवाब अपने आप मिल जाएंगे तुम्हें। थोड़ी गलत आदतें हैं हर चीज का जवाब मांगने की। तुम्हारा कितना अच्छा होगा जब तुम्हारे खुद का दिमाग तुम्हें जवाब देगा तुम्हारे सवाल का, कितनी अच्छी फीलिंग आएगी। थोड़ा सब्र रखा करो। हाँ अर्पित, काइंड ऑफ। चलो बच्चों, तो अब देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बनता कैसे है। सुनो, ये डेरिवेशन तो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। अब तुम्हें थोड़ा समझा दूं, जो तुम रैंडम डाउट पूछे जा रहे हो इतनी देर से। तुम्हारे डाउट सुन सुन के मेरे को ऐसा लगता है कि 2 मिनट सब्र कर ले तो इनको कितना अच्छा समझ में आ जाए, लेकिन सब्र कर ले तो। सुन लो सुन लो सुन लो, अभी लिखने को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ सुन लो। तुम्हें याद है एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था तुमने, है ना? और तुम्हें ये समझाया था मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि इलेक्ट्रॉन अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और किसके फॉर्म में करेगा, फोटोन के फॉर्म में, ये भी याद है? तो थोड़ा दिमाग लगाओ। तुमको यहां से यहाँ की एनर्जी 10.2 बताई थी, इससे ऊपर की एनर्जी कितनी आई थी, 12.1। उससे ऊपर की एनर्जी अलग आएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर 2 से बनाता है तो कोई एक वेवलेंथ का फोटोन निकालेगा, है ना? अगर 3 से बनाया तो किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी का निकालेगा, क्योंकि अब एनर्जी अलग हो जाएगी। हाँ या ना? भाई फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। अगर एनर्जी की वैल्यू बदल दोगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बदलेगी या नहीं? तो 2 से 1 में 10.2 एनर्जी है, बट 3 से 1 की एनर्जी कितनी है, 12.1। तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी बदल गई, यानी कि फोटोन जो निकालेगा वो अलग कलर का निकालेगा या अलग वेवलेंथ का निकालेगा। ऐसे ही 4 से बनाने पे कोई और वेवलेंथ का आएगा। तो हर एक अलग जंप के लिए अलग कलर का फोटोन निकलता है। ये बात थोड़ी समझ में आई? थोड़ी आई। और अभी कल कैलकुलेशन करा दूंगा तो और पूरी आ जाएगी। ठीक है? तो हर जंप के लिए, हर इलेक्ट्रॉन के जंप के लिए, जैसे 2 से 1 के लिए अलग वेवलेंथ आएगी, 3 से 1 के लिए अलग, 4 से 1 के लिए अलग। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जंप ऊपर नीचे करता है, उसके जंप करने से फोटोन रिलीज होते हैं। ऊपर से जब नीचे आता है इलेक्ट्रॉन जब भी, तो फोटोन रिलीज करता है। ये अपने को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जब भी ऊपर से नीचे आएगा वो फोटोन रिलीज करेगा। कैसा फोटोन रिलीज करेगा वो इस पर डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी है। एनर्जी लेवल डायग्राम में यहाँ एनर्जी 10.2 थी, या एनर्जी 12.1 थी, एंड सो ऑन। तो हर एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग जंप के लिए अलग अलग फोटोन रिलीज करेगा। जैसा फोटोन होगा वैसा उसका कलर दिखेगा ये फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो ये चीजें अपने को समझनी है। ये चीजें अपन लोग समझेंगे, यहां से अपन लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में। और आपको इसको समझने के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी में आपको चीजें दी हुई है। एनसीईआरटी में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ। पेज नंबर भी, टॉपिक नंबर भी बता देता हूँ कहाँ दिया हुआ है। काफी अच्छे से उसमें लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड करके आएंगे सब लोग। तो सेक्शन 2.3.3 बच्चों, इसमें लाइन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सब दिया है। और बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम में एप्लीकेशन भी दी हुई है। तो इसको थोड़ा रीड करनी पड़ेगी आपको। ठीक है? सेक्शन 2.3 जो है, 3.2.3.3, ये पूरा रीड कर लो। रीड दिस कंप्लीट सेक्शन।
तो 2.4.1 के पहले पेज नंबर तो बेटा वेरी करेगा क्योंकि एनसीईआरटी अलग अलग वर्जन में आती है। तो 2.3.3 सेक्शन नंबर है, ये रीड कर लो। इसमें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में सब कुछ लगभग दिया हुआ है। पेज नंबर विल थोड़ा वेरी क्योंकि कौन सा एडिशन है एनसीईआरटी का, उसमें पेज नंबर एक दो आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इस टॉपिक पर रोक लें। चलो, तो यहां पर अपन अपना लेक्चर आज रोक लेते हैं।